हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास के अकाउंट्स के चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो है सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग, कैश टर्म्स एंड कैश इक्विवेलेंट टर्म्स एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड कुछ टर्म्स को स्टडी किया था। आज इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यानी कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आप कैसे निकालते हो, कैश फ्लो है या कैश यूज्ड है। तो कंप्यूटेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी स्टडी किया था कि कैश फ्लो जो है हम डिफरेंट एक्टिविटी से फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो डिफरेंट एक्टिविटीज से कैश फ्लो निकाल कर उसका फुल फ्लैज क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इसकी जो है हम अलग अलग एक्टिविटी से कैश फ्लो को कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सीखेंगे। आज की इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड टर्म्स और उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, कौन से मेथड से फाइंड आउट करते हैं, और उसके साथ ही हम कुछ अकाउंट्स जो है बनाना भी सीखेंगे, जैसे कि प्रपोज्ड अकाउंट हो गया और इन प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट हो गया, इन टर्म डिविडेंड, इन टर्म्स के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, सो आज की इस वीडियो में हम जो है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे कि आपको पता है इससे कैश फ्लो निकाल सकते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से निकालते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी से निकालते हैं। तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंस एक्टिविटी जो है निकालने के दो मेथड हैं। दो मेथड मीन्स एक आपके पास डायरेक्ट मेथड है और सेकंड जो है आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है। स्टूडेंट्स, ये जो मेथड है डायरेक्ट मेथड, ये आपके सिलेबस में नहीं है। डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है, फिर भी आपकी नॉलेज के लिए, डायरेक्ट मेथड का मतलब है जब बिजनेस या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो है अपने जो है कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल सीधा बनाती है, यानी कि जैसे कि जो आपके पास कैश कहाँ से आता है, अगर फाइनेंस एक्टिविटी से आया तो उसको लिख दिया, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आया उससे लिख दिया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया उससे आया, जहाँ से कैश आ रहा है उसको एक साइड लिख दिया, जहाँ पर आप पेमेंट कर रहे हो उसको दूसरी साइड लिख दिया, और आपने डायरेक्टली जितना, जैसे कि हम घर में भी सिंपल ही एक कैश फ्लो की तरह करते हैं, जितनी हमारी इनकम होती है और उसमें से जो आप खर्च करते जाते हैं वो आपका आउटफ्लो होता जाता है, और जो आपके पास बचेगा वो आपका कैश इन हैंड या कैश एट बैंक आपके पास आ जाएगा। ये डायरेक्ट मेथड है, इसलिए आपके सिलेबस में इसको नहीं किया जाता। आपके सिलेबस में जो है इनडायरेक्ट मेथड है, जिससे आपने जो है क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है। अब इनडायरेक्ट मेथड जो है आपके पास क्योंकि इसमें जो है आपको हर एक जो है आइटम को उसके जो है स्टेप्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपके पास कौन कौन से स्टेप्स जो है फॉलो होंगे। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। सबसे पहले जब भी आप कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करते हो तो सबसे पहले आपने क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, यानी कि अगर आपने कोई टैक्स पेड कर दिया है तो उसको आपने नेट प्रॉफिट में ऐड कर देना है, या आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है उसको भी आपने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। सेकेंड स्टेप, डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल। जब आपके पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम आ जाती है, उसके बाद जो है आपने नेट प्रॉफिट निकालना है बिफोर वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स, वर्किंग कैपिटल मीन्स पता है ना आपको, पहले भी मैंने बहुत बार आपको समझाया है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। इसमें जो भी आपके पास चेंजेस होते हैं कि आपकी करंट एसेट्स कितनी बड़ी है, आपकी करंट लायबिलिटीज़ कितनी कम हुई है,
तो नेट जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आएगा, वो आपने फाइंड आउट करना है। नंबर 3 जो है डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल। जब आपके पास सारी कैलकुलेशन कर ली तो आपके पास नेट प्रॉफिट क्या आ जाएगा आफ्टर वर्किंग कैपिटल। नंबर 4 पे एडजस्टमेंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। जब आपने सारी कैलकुलेशन कर ली, एट द एंड आपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स की एडजस्टमेंट को करना है। जैसे कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम में लॉस हो जाता है, उसको ऐड करना है, इनकम हो जाती है तो उसको माइनस कर देना है। तो इस वीडियो में हम जो है आज फर्स्ट स्टेप को सीखेंगे, फर्स्ट स्टेप को स्टडी करेंगे। हम 1 बाय 1 स्टेप करेंगे क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है और बाद में हाँ जी, इस वीडियो में हम जो है स्टेप 1 स्टेप बाय स्टेप जो है स्टडी करेंगे क्योंकि लेंथी चैप्टर है, आपको बेस इसका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप 1 में क्या है, फाइंड आउट द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट भी आपके पास 2 टाइप का आता है। नेट प्रॉफिट क्यों निकालना, आफ्टर दैट वी कैन गो बैक टू द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। फर्स्ट जो है हम क्या निकाल रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि हमने इसमें से सारे एप्रोप्रिएशन किए हुए हैं। अब इसको हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाना है, इससे बैक नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जो जो चीज़ें आपने माइनस की हुई थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की थी या फिर आपके पास जो थी वो आपने ऐड कर देनी है ताकि आप जो है किस में चले जाएं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स में। ओके, अब नेट प्रॉफिट सबसे पहले जब स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन आता है तो आपने ये देखना नेट प्रॉफिट आपको गिवन होता है पेपर में। अब नेट प्रॉफिट देखना है, गिवन है, वो देखना आपको ध्यान से। ये जो है आपका आइदर इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट, कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर प्रॉफिट है या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज सरप्लस, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको 2 ईयर्स का डाटा गिवन होगा, 2 साल होगा। अगर तो आपके पास वो एज पर प्रॉफिट है, एज पर प्रॉफिट है, तो उस केस में आपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास वही जो आप फॉर्मेट बनाते हैं, आपने लिखना प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से आपने जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है कैसे फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन में या तो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस दिया होगा या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज सरप्लस। तो इसका बी पॉइंट को नेक्स्ट करते हैं। इसमें आपने क्या करना है, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, इसको ऐड कर देना है। प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये आपको पॉइंट ध्यान में रखना है। इनकम टैक्स पेड और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड को जो है दोनों अलग अलग जो है पॉइंट्स। इनकम टैक्स पेड जो है आपको एट द एंड ऑफ पूरा क्वेश्चंस के लेस कर देना है, और प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स मेड जो है आपने ऐड करना है ड्यूरिंग द ईयर, यानी कि ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आप जो भी प्रोविजन का मतलब होता है कि हमें पता है, सभी को पता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमने जो है गवर्नमेंट को टैक्स पेड करना होता है, क्योंकि अब हर एक बिजनेस का, हर एक फर्म्स का जो टैक्स है वो किसी का ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है। तो हम क्या करते हैं, एक प्रोविजन टैक्स जो है अकाउंट बना लेते हैं, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स अकाउंट, और अपने प्रॉफिट्स में से उसका कुछ हिस्सा जो है हम प्रोविजन अकाउंट में डालते रहते हैं,
क्योंकि ये ड्यूरिंग द ईयर है, हमने इसको माइनस कर दिया तो प्रॉफिट्स में से माइनस होता जा रहा है ना, तो इसको हमने क्या कर देना है, बैक वापस जो है उसको हमने ऐड कर देना है। ऐसे ही लॉसेस फ्रॉम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम से आपको लॉस हो जाता है तो उसको भी ऐड करना है। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि बिजनेस में बाय चांस आपके आग लग गई, फायर, तो उस फायर से यानी कि हमने जो है अपने सामान का इंश्योरेंस किया हुआ था, अब आग लगने से जो नुकसान होया, ठीक है, उससे जो है हमें क्या हुआ, नुकसान हो गया, और उसके बाद हमें पैसा मिल जाता है, कुछ होता है, तो उसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जो नुकसान होता है। अर्थक्वेक, ये भी आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी में आ गया। स्टॉर्म आ गया, उससे आपका नुकसान हो गया, बिल्डिंग का नुकसान हो गया, सामान का नुकसान हो गया, तो उससे जो भी आपकी हानि होएगी, लॉस होएगा, वो आपने ऐड कर देना है। अब लेस क्या करना है आपने, रिफंड ऑफ इनकम टैक्स। कई बार स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, अपना इनकम टैक्स जो है जैसे कि साथ के साथ भरते जाते हैं, तो उसमें जो है कुछ जो है टाइम टैक्स ज़्यादा हमने जो है गवर्नमेंट को दे दिया, और वो जो रिफंड आता है तो उसको हमने लेस कर देना है। प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, अब यहाँ पे लॉस हुआ तो उसको ऐड कर देना है, अगर प्रॉफिट होता है तो आपने माइनस कर देना है। फिर ये आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ये था आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस में क्या है, नेट प्रॉफिट इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर सरप्लस। ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इस बात को ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर सरप्लस है। सरप्लस मीन्स बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन। यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो आफ्टर एप्रोप्रिएशन नहीं है। एप्रोप्रिएशन का मतलब क्या होता है कि इसमें से आपने डिविडेंड भी पे किया हुआ है, टैक्स भी पे किया हुआ है, इंटरिम डिविडेंड, या फिर आपने अपने प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट जो है रिजर्व्स में भी ट्रांसफ़र किया हुआ है। ओके, तो अब यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज पर सरप्लस है उसको कैसे करना, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले आपने पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट लिखना है, सरप्लस एज पर बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसमें से प्रोविजन और रिफंड वाली तो सेम एंट्री होगी, इसके अलावा डिविडेंड। स्टूडेंट्स जो डिविडेंड होता है ये आपके पास टू टाइप का होता है, प्रोपोज डिविडेंड होता है, इंटरिम डिविडेंड होता है। जो प्रोपोज डिविडेंड या फिर फाइनल डिविडेंड जो कि आपने पेड कर दिया है, पेड कर रहे हैं, वो जो है आपने इसको ऐड कर देना है सरप्लस अमाउंट में, क्योंकि ये जो सरप्लस अमाउंट है इसमें से हमने पहले इसको माइनस कर दिया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम को निकालते समय इसको हमने ऐड कर देना है। डिविडेंड जो है स्टूडेंट ये आपकी एक फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, लेकिन फाइनेंस में इसको हम वो करते हैं जब हम कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या हमने सपोज करो हमने किसी को शेयर्स अपने जो है बेचे हैं, उसके बदले में जो है हम उनको जो क्या करते हैं, डिविडेंड पेड करते हैं, तो उस डिविडेंड को आपने यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड। इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का मतलब जो आपने उस फाइनेंशियल ईयर में डिविडेंड पेड किया है, इंटरिम डिविडेंड पेड किया है, उसको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। ट्रांसफर टू रिजर्व, स्टूडेंट्स जो प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा जो है हम रिजर्व्स में रख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स होते रहते हैं, हम कहते हैं कि भी हाँ भाई अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोई मिस हैपनिंग होती है, या कोई जो है हमें ज़रूरत पड़ती है पैसे की, तो हम उस रिजर्व में से यूज कर लेते हैं, क्योंकि गया तो प्रॉफिट में से ना। ये अगर प्रॉफिट में से गया तो इसको हमने क्या करना है, अगेन जो है बैक जो है प्रॉफिट में ऐड कर देना है। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये सेम आपका ऊपर वाला टॉपिक आ गया, इसको भी ऐड करना है। लॉस फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, इसको ऐड करना है। लेस रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, जैसे कि हमने नेट प्रॉफिट में किया था, ऐसे ही प्रॉफिट फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी को भी आपने माइनस कर देना है। अब यहाँ पर जो हमने डिविडेंड
और इंटरिम डिविडेंड। इस टर्म्स को हम अच्छे से डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं इन दोनों ही टर्म में क्या होते हैं, वो कंफ्यूज होते हैं कि इन दोनों का मतलब क्या है, कैसे करते हैं इनको। तो इस केस में स्टूडेंट्स आप डिविडेंड विच पेड इज एडेड बैक एज इट इज फाइनेंशियल एक्टिविटी। वैसे तो आपको पता है जो डिविडेंड है वो क्या है, एक फाइनेंशियल एक्टिविटी है जिसको हम बैक वापस ऐड कर देते हैं। और इसको हम ओरिजिनल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए, अभी मैंने बताया ना आपको, अगर डिविडेंड आपके पास है तो उसको आपने क्या करना है, नेट प्रॉफिट में सरप्लस में ऐड कर देना है, ताकि उसके साथ ही ऑल नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी जो है आपने इसको दिखा देना है। अब प्रपोज डिविडेंड क्या होता है, प्रपोज डिविडेंड को स्टूडेंट्स हम फाइनल डिविडेंड भी बोलते हैं एट द एंड, जो कि शेयर होल्डर्स को अंत में दिया जाता है। प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर विल बी आल्सो बी एडेड। यहाँ पे ये ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, जैसे कि आपके पास स्टेटमेंट गिवन होगी, स्टेटमेंट में ये प्रपोज डिविडेंड दिया हुआ है, ये आपके पास 2019 का है और ये आपके पास 2020 का है। जो प्रपोज डिविडेंड है जो 2019 का है वो आप 2020 में पेड करोगे, इसलिए जो है आपने प्रपोज डिविडेंड जो है कौन सा, प्रीवियस ईयर का ऐड करना है। यहाँ पर जो 2020 का जो डिविडेंड है इसको आपने इग्नोर करना है, इसको कहीं पे भी इसकी एंट्री नहीं होएगी, ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि प्रपोज डिविडेंड जो है ये आपका फाइनल डिविडेंड है, ये जो है हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनके लिए ये बन चुका है, उनको देना है। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड कौन सा होता है, विच इज डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि ड्यूरिंग द ईयर ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि अभी हमने इसको डिक्लेयर करना है, तब इसको हमने क्या कर देना है, ऐड कर देना है। अब इसमें एक स्टूडेंट्स टॉपिक आता है आपके पास टैक्स, जो कि आपको पता है कि हमने क्या करना है, टैक्स को भी प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर को ऐड करना है। टैक्स पेड इज डिडक्टेड एज इट इन्वॉल्व आउटफ्लो ऑफ कैश। जैसे कि आपको पता है टैक्स पेड जो है एक कैश फ्लो है, आउटफ्लो ऑफ कैश है, विच इज रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेट करता है। अब जो टैक्स है, टैक्स की भी दो आपके पास हो जाएंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर ऐड बैक टू नेट प्रॉफिट। इसमें जो है हम देखो प्रोपोज डिविडेंड में हमने प्रीवियस ईयर ऐड करना था और यहाँ पे करंट ईयर को आपने ऐड करना है नेट प्रॉफिट में, और प्रीवियस ईयर को क्या करना है, माइनस कर देना है। किसमें, आपने किसमें करना है माइनस, प्रॉफिट में से इसको जब एट द एंड जो है आपने उसको माइनस कर देना है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर अब जो है हम एक प्रपोज डिविडेंड अकाउंट बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको इजी से समझ में आ जाए। प्रपोज डिविडेंड, जैसे कि प्रपोज डिविडेंड आपको पता है कि ये हमारी क्या होती है, लायबिलिटी होती है। तो इसका जो बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस, वो कहाँ पर जाएगा आपका, क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में, हाँ जी बोलो, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। डेट पर्टिकुलर्स, उसके बाद आपके पास आ जाएगा रुपीस। ओके, तो उसका बैलेंस आपके पास जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका डिविडेंड का बैलेंस होगा, और ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आपका जाएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। ओके, उसके बाद आपके पास बैलेंस शीट में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी आपके पास बैलेंस दिखाया जाएगा वो आपके कहाँ पे लिखना है, आपने क्रेडिट्स में, बाय बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि आपका प्रोपोज ड्यूरिंग द ईयर करंट ईयर का होएगा। किसको होएगा, करंट ईयर का, यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, टोटल कर देना है, जो आपका बैलेंस आएगा उसमें दोनों साइड का टोटल करके इधर आएगा टू बैंक डिविडेंड जो पेड ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, यू आपका यहाँ पर आ जाएगा।
सेम थिंग आपके पास प्रोविजन फॉर टैक्स। अब प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए भी आपने क्या करना है, सेम आपके पास आपने ऐसा ही एक अकाउंट बनाना है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स स्टूडेंट्स, अगर आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपको ये छोटे छोटे अकाउंट बनाने आने चाहिए। प्रोविजन फॉर टैक्स, यहाँ पर डेट का कॉलम ऐसे कौन सी डेट को आप बनाते हो, ठीक है, पर्टिकुलर्स, रुपीज, डेट, पता नहीं ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ओके, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। इसका भी स्टूडेंट्स आपके पास बैलेंस ब्रो डाउन, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स भी आपकी लायबिलिटी होती है, तो इसका भी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आपके पास यहाँ पर आपके पास आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। अब यहाँ पर अगर आपके पास स्टेटमेंट में कोई दिखाया गया है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वो आपके पास यानी कि क्या बन जाएगा, प्रोपोज्ड फॉर टैक्सेशन ड्यूरिंग द करंट ईयर। ओके, तो आपने जो टोटल करना है टोटल करके उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा टू बैंक, यानी कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि आपने लास्ट में माइनस कर देना है। ओके, इस प्रकार स्टूडेंट्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए आपको ये दोनों अकाउंट्स बनाने आने बहुत ज़रूरी हैं। अब ये जो मैंने आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को निकालने के लिए आपको जो है नेट प्रॉफिट फ्रॉम जो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बारे में सारा समझा दिया है। इससे रिलेटेड मैंने आपको टर्म्स भी समझा दी हैं और साथ में मैंने ये अकाउंट्स भी बनाने सिखा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे को टेलीग्राम से और मेरे को जो है आप व्हाट्सएप करके या कमेंट सेक्शन में भी आप मेरे से पूछ सकते हो। सो प्लीज़ अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों को भी इसको ज़रूर भेजें ताकि वो भी जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। स्टूडेंट्स, आपको पता है एग्ज़ाम डेज आ रहे हैं और आपको जो है फुल तैयारी करनी चाहिए और आप इनके साथ के साथ नोट्स भी बनाते रहो। थैंक यू।